सो बच्चों वेलकम। आज यहाँ पे आप हो राइट नाउ इस वीडियो में हो, इसका मतलब आप क्या चाहते हो? फाइट करना चाहते हो। आप एक स्टेप आगे निकल गए, आपके कंप्यूटर से एक स्टेप आगे है आप। और कल जैसे बात हुई थी कि हम लोग डे वन से शुरू करेंगे जो रेस्क्यू मिशन होगा। इस रेस्क्यू मिशन का पहला दिन है आज। सो सबको मैं वेलकम करता हूँ। आप आइए और शुरू करते हैं। हम लोग का जो पहला सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बात यहाँ पे करते हैं कि ये जो चैप्टर है मैंने क्यों लिया हुआ है। ये चैप्टर काफी सिंपल है और इसमें कोई मैथमेटिक्स का जरूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो हो जाएगा। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वो सब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस पूछा जाता है। कभी इस क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या है, उस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, या कभी कभी आपको ऐसा बोल देता है कि ये डायमेंशन इन जो क्वांटिटीज है इनमें से कौन सा और डायमेंशन से, मीन्स ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ये डायमेंशन मैच नहीं हो रहा होता है। सो इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सारे चीजें कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट होता है जिसमें आपको बोलता है कि आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। एंड देन आपको ऐसा बोलता है कभी कभी कि जो ये कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी है वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। और होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और नीट में भी पूछा जाता है। तो चलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट अपन पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी। ये एक्चुअल में क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है वो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। इसमें लिखने का जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि ये चीज आप जानते हो थोड़ा बहुत। अब थ्योरी तो आप पढ़ चुके हो, सब लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करता है और वो मेजरेबल भी है। तो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे क्वांटिटी है हमने फिजिक्स में पढ़ा है। और एक शॉर्टकट में आपको बता दूं, जितना भी फिजिक्स में आपने क्वांटिटी पढ़ा सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। बस हो गया। स्मॉलेस्ट डेफिनेशन है कि नहीं, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। बट यहाँ पे हमने क्या समझ में आया कि जो क्वांटिटी हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ फिजिक्स को वैलिड करता है, जो लॉ ऑफ फिजिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मदद करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब बात होता है यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जो अब यहाँ पे पहले बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जो फिजिकल क्वांटिटी अब यहाँ पे डिपेंड हो रहा होता है उसको हम लोग बोलेंगे दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। तो ये चीज हमें जानकारी है। स्केलर किसको बोलेंगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास यूनिट है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है। बट यहाँ पे एक चीज और है कि इसके पास डायरेक्शन होने से भी ये डायरेक्शन हमारे कोई काम का नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, हमने नीट सिलेबस में हमने पढ़ा है करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं सर स्पेशल क्लास वेक्टर का भी ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लूंगा मैं। सो स्केलर क्या है? स्केलर क्वांटिटी हमने ये समझ लिया। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन जो है वो ओबे करता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। जो डिपेंडेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे जो ओ हम लोग यहाँ पे दो टाइप का बोलते हैं द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो इस डिपेंडेंसी के ऊपर जो डिपेंड कर रहा होता है वो क्या होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा, और दूसरा होता है आपको डिराइव्ड क्वांटिटी। सो एक हो गया फंडामेंटल और दूसरा हो गया आपके लिए डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होता है वो बेस क्वांटिटी, इसका नाम में है बेस क्वांटिटी। सो बेस क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, मतलब कुछ भी चीजों पे डिपेंड नहीं करने वाले हैं, इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज हम जानते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से सारी चीज आप जानते हो क्या क्या है। मास मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। ये सारे के सारे क्या हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास, बेस क्वांटिटीज होते हैं। इनको हम जानकारी में है, मैंने अभी अभी बता दिया, वो आप लिखने का जरूरत भी नहीं है और मैं यहाँ पे भी लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए डेराइव क्वांटिटी। सो डेराइव क्वांटिटी क्या होता है बेटा? डेराइव क्वांटिटी होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? आप डेफिनेशन तो जानते ही है। वेलोसिटी होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। सो ये जो पार्ट है डिस्प्लेसमेंट मींस एक लेंथ हो गया। सो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। सो ये हो गया लेंथ और नीचे हो गया आपके लिए टाइम। सो ये वेलोसिटी जो है वो लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है। दैट मींस व्हाट? ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये जो चीजें हैं वो हो गया आपके लिए डेराइव क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज अ डेराइव क्वांटिटी। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे आपको। एक्सेलरेशन हो गया आपके लिए, फोर्स हो गया आपके लिए, पावर हो गया आपके लिए, एनर्जी हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपका क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे डेराइव क्वांटिटीज।
तो अब होता क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और भी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। सो यूनिट क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा सोच लेते हैं। पहले देखिए यूनिट्स, यूनिट्स होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक लेंथ है, ये एक रॉड हो गया, मान लीजिए पेन हो गया, जो भी है, इसको आप मेजर करना चाहते हैं। तो आप मेजर जो करते हैं जिसके साथ इसके लेंथ को कंपेयर कर रहे होते हैं उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। जो एक्सटेंडर्ड मेजरमेंट होगा उसके साथ आप पूरा चीज का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड है, इसको अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 4, तो यहाँ पे बोलूंगा जी मैंने हैंड लगाया था, 1 हैंड हो गया हमारे लिए यूनिट। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये 10 मीटर का है, दैट मीन्स हो गया 1 मीटर इसका यूनिट। बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या कर रहे होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं with respect to standard quantity and that quantity is called unit। अब यूनिट यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया आपके लिए, सबसे पहले हो गया आपको एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर हो गया आपके लिए एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर आपके लिए हो गया सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, या बोल सकते हैं, एंड देन हो गया आपको एसआई यूनिट। तो हम लोग मेनली ये दोनों पढ़ते हैं, ये सब, ये जो एमकेएस है वो एसआई में ही इंक्लूड हो जाता है, और सीजीएस आपको कभी कभी पूछने को दे देता है। जनरली हम एसआई यूनिट जो क्वेश्चंस वगैरह होता है वो जनरली हम लोग एसआई यूनिट के यूज करते हैं। एसआई यूनिट मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब बात होती है यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसका भी यूनिट क्या क्या है आप सब जानते हैं। मास का यूनिट हो गया केजी, लेंथ का यूनिट हो गया टाइम, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, फिर टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन, अब फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया आपको मोल, देन इंटेंसिटी हो गया, देन आप यहाँ पे बोल सकते हैं करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। ये सारे यूनिट्स हो जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप कभी कभी क्या हो जाता है कि यूनिट्स को कन्वर्ट कीजिए वगैरह वगैरह चीजें आपको यहाँ पे समझ में आना पड़ेगा, ठीक है जी। अगेन आपके यहाँ पे क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट हो गया, फिर डेराइव्ड यूनिट हो गया, सेम चीजें आपको दोबारा, एक डेराइव्ड यूनिट कौन सा हो गया, जो आप फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं उसी को हम लोग डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो आप यहाँ पे ले लेते हैं फोर्स, सपोज यहाँ आपने फोर्स लिया हुआ है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास इंटू एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, लल्लू फॉर्मूला है, ये तो हम जानते ही है। इसका यूनिट जो होता है वो केजी होता है, इसका यूनिट क्या होता है आपको मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर होता है। तो हो गया क्या, फोर्स का यूनिट हो गया ये वाला, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन, बस हो गया। ऐसे ही डिराइव किया जाता है। ये सब आपको छोटे छोटे कुछ चीजें आपको यहाँ पे पूछेगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, हालांकि ये सब बहुत कम ही पूछा जाता है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या टेंशन लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। थोड़ा सा कलर बदल लेते, चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए डिराइव्ड यूनिट। और दूसरा यूनिट आप, मैं आपको बता दूं, पावर का यूनिट आप बता दीजिए। पावर का यूनिट क्या होता है सब जानते हैं आप। सो पावर हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी क्या होता है सर, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी। तो अब यहाँ से इसका पावर का यूनिट निकाल सकते हो। पावर का यूनिट हम जानते हैं वाट होता है, मींस जूल पर सेकंड होने वाला है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। इसको पढ़ा के मैं टाइम पास बिल्कुल नहीं करूंगा, जो क्वेश्चंस आने वाला है वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ नहीं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ यूनिट जो होते हैं जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री यूनिट में पहले क्या होता है आपको, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है प्लेन एंगल, और दूसरा होता है भाई साहब सॉलिड एंगल। अब दोनों नाम से समझ में आ रहा है। अब प्लेन एंगल जो होता है वो तो भाई 2D में होगा, ऑब्वियस बात है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। तो ये हो गया आपका थीटा वगैरह, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो प्लेन एंगल हो गया। और इसका टोटल जो यहाँ पे कंप्लीट एक सर्कल बना देंगे तो इसका प्लेन एंगल कितना हो जाएगा आपको, 2 पाई हो जाता है, बिल्कुल जानते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये बहुत लोग ओम बोलते हैं बट इट इज ओमेगा, कैपिटल ओमेगा, है ना। सो ये सॉलिड एंगल हो गया। सो सॉलिड एंगल एक्चुअली कौन, सॉलिड एंगल, एंगल क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशनल एंगल, तो इसी को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो गॉस लॉ में हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा उसको आपको दिखाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहां से आपको दिख रहा है राइट नाउ, आप यहां से क्या देख पा रहे हैं, जैसे कि ये एक कोन टाइप का चीजें है या ट्राइंगल जैसा आप समझ सकते हैं, ये आपको 2D में दिख रहा है। सो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, सो इस एंगल को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे लिए ये एंगल हो गया आपको एक 2D एंगल, दैट मींस थीटा सपोज। तो ये हो गया आपको सेमी वर्टिकल एंगल या सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ये वाला जो एंगल है उसके साथ इस सॉलिड एंगल का क्या रिलेशन है वो थोड़ा सा आप जानकारी में रख लीजिए। सो ये होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये थोड़ा रिलेशन आप दिमाग में रखेंगे तो आगे काम आने वाला है, बट यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आएगा, वो आएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ने वाले होंगे।
गॉस लॉ पढ़ेंगे, तब का बात है, यहाँ पे नहीं चाहिए। ये आपके लिए सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है कि ये सॉलिड एंगल जो होता है पूरा कंप्लीट स्फेयर का क्या होगा, कंप्लीट स्फेयर। ये कंप्लीट स्फेयर के लिए अगर हमें सॉलिड एंगल देखना चाहता हूं तो उस कंडीशन पे पाई होता है, अब दिमाग में रखिएगा। अब ये कैसे आया सर, यहाँ पे अगर देखेंगे ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल अगर पूरा कंप्लीट स्फेयर होगा तो पूरा कंप्लीट स्फेयर में ये एंगल होता है पाई। सो अगर ये एंगल पाई हो जाएगा तो कॉस पाई का वैल्यू -1 है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे ऐसे मिलेगा। अगर आपके पास सेमी सर्कल होता है तो ये तो हमने क्या किसका देख लिया, पूरा कंप्लीट सर्कल का देख लिया, पूरा कंप्लीट स्फेयर का देखा, यहाँ पे आधा एंगल देखे। अगर मैं हाफ स्फेयर का देखूं, हाफ स्फेयर, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा, जिसको हम लोग सेमी या हेमिस्फेयर बोलेंगे, तो ये एंगल जो है उसका आधा एंगल हो गया 90। दैट मींस ये वाला पार्ट में देखिए इसमें 90 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो सिंपल सिंपल बात है, यहाँ पे 2 पाई ही बनने वाला है। तो ये होता है सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का कहानी, थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना है बस, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले डायमेंशन। ये डायमेंशन होता क्या है, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी किसी बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उस बेस क्वांटिटी के ऊपर पावर जो होता है उसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ले लूं कि लाइक मैं अगेन फोर्स ले रहा हूँ, इस फोर्स का मतलब क्या हो गया आपको, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो ऊपर में भी लिख देता हूँ डायमेंशंस, नहीं तो थोड़ा सा आप गड़बड़ा सकते हैं। ये डायमेंशन अभी अभी पढ़ने वाला है। इसका जो बेस क्वांटिटी है उसको हम लिख सकते हैं m, मास हो गया। ये क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाई टी। सो हम यहाँ पे ये सारे चीज देख रहे होते हैं, इसके टाइम के पावर कितना होगा, यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे मास का डायमेंशन हो गया, इसके पावर 1 है, एल का डायमेंशन 1 है, और टी का डायमेंशन जो है वो आपके पास कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ये हम सब जानते हैं, सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशन हम जानते हैं, इतना तो एटलीस्ट आप जानते हैं। तो ये हो गया पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब आप बोल सकते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा mLT-2। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे बहुत सारे डेराइव्ड क्वांटिटी जो होंगे, उन सारे डेराइव्ड क्वांटिटीज का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या सर सारे फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना पड़ेगा सबका डायमेंशन का, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सारे डायमेंशंस आपको याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, उसको तो आप याद रख लीजिएगा, बाकी तो अपने आप आ जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, सर पावर का क्या होगा, सर पावर का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला। पावर का डायमेंशनल फार्मूला मतलब वर्क डिवाइडेड बाय टी कर दीजिए। वर्क का मतलब हो गया आपको F इंटू डी, ये हो गया आपके लिए इतना। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एम एल टी -2 हो गया इसका, यहाँ पे आप एल आया, फिर टी -1 हो गया, तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो mL2 t माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -3। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके लिए पावर का है। या आपको कभी कभी बोलता है स्ट्रेस का क्या होगा, बताओ जरा। स्ट्रेस का अगर हम देखेंगे, ये इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बात नहीं कर रहा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नहीं, इसको हम लोग स्ट्रेस लिख रहे होते हैं। सो अगर मैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत लोग नहीं लिखते। स्ट्रेस अगेन क्या हो रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है। सो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, या फिर सेम जो यूनिट है या सेम फॉर्मूला जो है वो आपको प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका वही mL-2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। सो ये ऊपर चला जाएगा, सो mL-1 t-2। ये जो चीजें हम यहाँ पे लिखे हैं, ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है। आपको मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसे जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो कांस्टेंट है, मेनली ये दिमाग में रखिएगा, बहुत सारे कांस्टेंट आपके जीवन में है, तो वो सारे कांस्टेंट आपको दिमाग में रखना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, ये आपको दिमाग में रखना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, के या कभी कभी के बी बोला जाता है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर इसको कैसे डिराइव करते हैं, इसका जो रिलेटेड फॉर्मूला है वो आपको दिमाग में रखना है। एप्सिलॉन नॉट का आपको दिमाग में रखना है। म्यू आर का मतलब दिमाग में रखना, इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रट लीजिए, इसका जो रिलेटेड फॉर्मूला है उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, सो दैट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है ना जी, ये दिमाग में थोड़ा बहुत आपको रखना पड़ेगा। ये और भी है, बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट एटसेट्रा, मतलब आपको क्या बताऊं मैं, सारे के सारे आप निकालना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सर मेरे को ये निकालना है, क्या बोलते हैं इसको, दिस वन, कि जी का निकालो। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, निकालो। सो जी में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रेविटेशन के जो फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, G m1m2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब मेरे को एक चीज बता दो, क्या तुम नहीं बता सकते हो, ये क्या तुम नहीं बता सकते हो, इतना तो नहीं जानकारी है नहीं, मतलब इतना तो आप बोल सकते हो ना, इतना तो आप कर ही सकते हो कि सर ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें नींद में भी आ जाती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये आपको निकालना है किसका, जी का। ये हो गया आपका मास का, एम का 2 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर एल का हो गया। बढ़िया तरीके से आप इसको निकाल लीजिए।
ऐसा नहीं, बहुत सारे मैंने अपने ऑफलाइन बच्चे, अब अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो भी सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं सर। ऑफलाइन बच्चे को मैं बता रहा हूँ, कभी-कभी मैं जो चैप्टर्स पढ़ाता हूँ और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बताइए बा मतलब मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहता हूँ, उसमें जो भी क्वांटिटीज़ होते हैं, उस सारे स क्वांटिटीज़ का मैं डायमेंशनल अलग से बताता हूँ। ये चैप्टर में ये जो भी है। तो कभी-कभी मैं ऐसे मान लीजिए ये आ गया, बोला कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। कुछ-कुछ तो निकाल लेते हैं, कुछ-कुछ में दिक्कत होगा कि यहाँ पे इसको डिराइव करना नहीं है। इसको डिराइव करना नहीं जान रहे, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये डिराइव करने में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा होता है, दिमाग क्लिक नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ये तो फिज़िक्स है, हमसे तो कहाँ हो पाएगा, है ना? फिज़िक्स आपको हो जाएगा, आप थोड़ा-सा डरिए मत, आपका कहानी बन जाएगा, आप डरेंगे तभी तो नहीं होगा, इतना सिंपल चीज़ है, बताने के बाद बोलते हैं, "अरे! सर ऐसा था क्या?" हाँ जी, ऐसे ही था। तो ये दिमाग में थोड़ा-सा आपको रखना पड़ेगा। इसको कैसे निकालना है? ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू कैसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो कैसे है, वो कैसे निकालना है, मैं इसको निकालना चाहता हूँ। सपोज़ ऐसे दे दिया आपको, इसका क्या होगा? ये आप कूलम्ब्स लॉ जानते हैं, K Q1 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। सेम भाई साहब, इसमें क्या नहीं जानते आप? ये जानते हैं, ये जानते हैं, 80 होता है ना? फिर ये जानते हैं आप, इसका मीटर होता है, तो इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप जानते हैं। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बताइए जरा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि नहीं? सो यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका जो भी है 3 डिवाइडेड बाई 2 kT निकालो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया है? बढ़िया तरीके से इसको निकाला जा सकता है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी का पता ही है कि नहीं? चलिए इसमें कौन सी बात है, इसको मिटा ही देते हैं, चलो। देखिए बहुत सारे और भी क्वांटिटीज होते हैं, जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे चार्ज का हो गया, चार्ज का तो हम जानते ही है। सर रेजिस्टेंस का कैसे निकालेंगे? सो रेजिस्टेंस का निकालने का तरीका भी आपको मैं दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस में क्या निकालते हैं सर? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। ये जानते हैं कि नहीं जानते हम लोग? ये हो गया आपके लिए वोल्ट। वोल्ट का वैल्यू क्या होता है? W डिवाइड बाई Q। अब यहाँ पे हो गया आपका कहानी, बस बस इसी को इस्तेमाल कीजिए। या वर्क का यूनिट लिखना है, वर्क का डायमेंशन लिखना है, ये इसका डायमेंशन लिखना है, इसमें डायमेंशन लिखना है। अब ये दिमाग में रखिएगा कि जो क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, आप इसी को यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा। बात समझ में आया क्या? हाँ जी। अगर किसी ने बोला कि सर म्यू नॉट का निकालना है मेरे को, कैसे निकालेंगे? म्यू नॉट का निकालना है भाई, कैसे निकालना है? एक तो बात है, अगर आप एप्सिलॉन नॉट जानते हैं तो म्यू का निकालना आसान है, मतलब अगर आप निकाल सकते हैं। कैसे फॉर्मूला है ये देखिए, ये वाला, ये फॉर्मूला कहीं पे देखा सा लग रहा है? जीवन में देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे यार, क्या बात कर रहे हैं सर, जीवन में देखे, ऐसा बात कर मत है क्या, मतलब बोल सकते हैं ना यार, आदत ऐसा ही है, क्या करेगा। सो ये सी हो गया। सी व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो ये हो गया आपके लिए स्पीड के लिए है। ये आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ पे आपको म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और भी है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये यूनिट्स आपको EMW में भी इस्तेमाल होती है, इसको आपको सवाल में पूछा जाता है, और इसके रिलेटेड आपको ऑप्टिक्स में भी इसमें जरूरत पड़ता है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, है कि नहीं? सी इज इक्वल टू 1/this, इसको दिमाग में रखना है। और भी बहुत सारे हैं, इतना टाइम पास मैं नहीं करने वाला हूँ। आपको जो भी चीजें हैं, किसी में कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट कमेंट में आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं ले लूंगा, उसमें कोई बात नहीं। या फिर आप मैराथन क्लासेस में जो डाउट क्लासेस में लूंगा उसमें आप बता सकते हैं। ठीक है जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओ? क्या लग रहा है कि नहीं अब हम डे 1 कंप्लीट करने वाले हैं? चेकलिस्ट लगा देंगे, जो बॉक्स आपको दिया हुआ है, जो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपने उसको डाउनलोड किया, उसमें चेकलिस्ट 1 पहले देखा होगा ना, डे 1 वाला, उसमें आज के क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस आ गया, चेकलिस्ट लगा देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको क्या लगेगा, लगेगा कि हाँ चलो 4 मार्क्स तो आ गया है कि नहीं? तो ये मोटिवेशन है, आपके लिए भी मोटिवेशन है, मेरे लिए भी मोटिवेशन है। मेरे लिए क्या मोटिवेशन हो गया कि मैंने चलो बच्चों का तो 4 मार्क्स दिला दिया, 4 मार्क्स हमने एक साथ मिलके हासिल कर लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का कर लिए, लेकिन हमें डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों पढ़ना है? इसका क्या रीजन है, क्या एप्लीकेशन है इसका? इधर ही देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला एज रिलेशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं, उसको भी हम यहाँ पे चेक करने के लिए करते हैं। या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को भी हम यहाँ पे देखने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन, सो पहला आप यहाँ पे देखेंगे उसका एप्लीकेशन जो होगा, एप्लीकेशन हो गया आपके लिए यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? देखिए आपको ऐसे तो नॉर्मल चीजें हम लोग जानते हैं, ऐसा यूनिट से इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, बड़ा तरीके से आप आराम से इसको निकाल लेंगे। लेकिन कोई दूसरा अगर सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है, कोई भी दूसरा रैंडम, तो उस कंडीशन पे हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप बोलेंगे कि सर 1 kg जो है वो इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। सब जानते हैं क्या पढ़ा रहे हो सर, है कि नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे हैं। अब देखते जाओ। तो यहाँ पे तो 1 kg हो गया, ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं। ये क्या हो गया आपके लिए, सीजीएस सिस्टम हो गया। बिल्कुल सही बात है। इनमें से आपको एक चीज देखना है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए और इसका न्यूमेरिकल। जब सिस्टम बदल जाता है सब बदल जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल गया। यहां पे सीजीएस सिस्टम है, अरे यहां पे सीजीएस सिस्टम हो गया, यहां पे क्या हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया। इस सीजीएस सिस्टम पे आपने देखा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और है, और यहां पे इस एसआई सिस्टम पे आपने देखा न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और है। तो इसका क्या मतलब समझ में आया, क्या फिजिकल क्वांटिटी बदल गया। 1 किलो सामान आप बाजार में गए, 1 किलो सामान लेके आए, तो जितना आप 1 किलो का जितना वजन होने वाला है, जितना होना चाहिए उतना आपको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको अगर ग्राम में चेंज देखेंगे तो वो बदल जाएगा, इतना था अब इतना हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है क्या। सो अगर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये एन यू, ये वाला कांस्टेंट, दैट मीन्स आप यहाँ पे लिखेंगे n2 u2। व्हाट इज एन सर, ये एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो यहाँ पे आपने 1 लिए हुए हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका लिए यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब ऐसा यूनिट ले लो, सीजीएस यूनिट ले लो, जो भी ले रहे हो, ये हो गया आपका लिए दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है। बात समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं एन यू इज कांस्टेंट। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर यूनिट्स, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आप अपग्रेड करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा। जैसे सीजीएस यूनिट से आप अगर ऐसा यूनिट में चले जाएंगे तो क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए। ठीक है जी, समझ में आता है। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत ही सिंपल सिंपल एक सवाल हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है, कितना डायन होता है वो आपको देखना है कि नहीं, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो वैल्यू है वो हमको नहीं पता, तो इसको एक्स पकड़ लेते हैं। आपको पूछा गया कि भाई तुम बताओ 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डायन। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले अब देखिए, जैसे ऐसे तो डायमेंशन फॉर्मूले से हम करते हैं, बट वो हैक मैं यहाँ पे कुछ और दिखाने वाला हूँ। डायमेंशन से आप करेंगे तो ठीक है, बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना होता है कि इसका पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा सिस्टम का है, 1 के लिए मिल गया। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं पता, एक्स पकड़ लीजिए या सिंपल n2 पकड़ सकते हैं। डायन जो है वो आप बोल सकते हैं, ये सीजीएस सिस्टम पे हो गया, तो ये भी फोर्स का ही है, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही लिखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, सो अब यहाँ पे आइए, इस साइड में सबको लेके आइए। सो m1 डिवाइडेड बाई m2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसका डायमेंशन कितना है, 1 है। यहाँ पे L1 डिवाइडेड बाई L2, इसका डायमेंशन कितना होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पे T1 डिवाइडेड बाई T2, इसका डायमेंशन हो गया आपका -2, एंड दैट इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, आप वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे है। सो मास का कितना होता है, यहाँ पे ये m1 पे मास का यूनिट हो गया आपको kg में आ रहा है। सो इस 1 kg को यहाँ पे किसका आ रहा है, ये kg में आता है, ये किस में आता है, आपको ग्राम में आता है भाई साहब, 1 ग्राम में आता है। सो इस 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, ये वाला हो गया। दूसरा आप यहाँ पे 1 ग्राम हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे आपने बोला ये 1 सेंटीमीटर हो गया, है कि नहीं जी। टाइम का तो भाई सेम होता है, उसको लिखने का जरूरत ही नहीं। तो अब जरा देखिए, ग्राम ग्राम कट जाएगा, सीएम सीएम कट जाएंगे, तो बचेगा 10⁵ दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको देखने को मिल रहा होता है, सो दैट वैल्यू इज 10⁵। दैट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम। सेम तरीके से आपको मैं होमवर्क दे सकता हूँ, दे दूं क्या, यहाँ पे भी होमवर्क सर, यस। मेरे बच्चे सोच रहे होंगे सर जहाँ पे जाते एक दो तो होमवर्क डाल ही देते हैं। हाँ बिल्कुल डालूंगा मैं, इसमें आपको इसमें बताना है, सीजीएस में बताना है कितना होगा, है कि नहीं। आप जानते हैं इसको आपको कर लेना है, बच्चे लोग याद भी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ा सिंपल होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको एक मान लेते हैं एक वुड है, आपको वुड दिया हुआ है या कोई भी मटेरियल दिया हुआ है, उसका आपको डेंसिटी दिया हुआ है। सो अपन एग्जांपल पे ले लेते हैं, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वुड, ये वुड ले लेते हैं, चलो इसका डेंसिटी दिया हुआ है 0.5 ग्राम पर सीसी। इसको ना ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है आपको, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब इसको करते हैं, चलिए। सो मैं आपको बता दूं कि इसको कन्वर्ट करना है आपको एसआई में, तो इसमें हैक आपको देखना है। देखिए बताइए एसआई में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही आपको बताने को बोल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ग्राम है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है अब उसको ऐसे रखिए, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दीजिए।
ग्राम में केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा -3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बन रहा है ये डिवाइडेड बाई, ये सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, सेंटीमीटर क्यूब वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 होता है कि नहीं होता है, हाँ जी। तो ये सर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए और यहाँ पे क्यूब हो रहा है, दैट मींस ये हो गया। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। सो ये हो गया आपका एसआई यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10⁻6 हो गया तो इसको ऊपर कर देंगे तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या बनने वाला है एंड दैट इज एन का वैल्यू हो गया आपको 5। तो बच्चे लोग कुछ गलत फहमी में जीते हैं, कुछ लोग कैसे जीते पता है, बोलते हैं कि सर कि जो सीजीएस यूनिट होता है उसका तो वैल्यू छोटा नहीं, उसका तो बड़ा होता है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो गया आपको kg1 kg इक्वल टू 1000 मींस सब में ऐसा नहीं होता है। इसमें देखो सीजीएस में 0.5 हो रहा है लेकिन इसमें कितना हो रहा है भाई 500 हो रहा है। कहानी समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब चीज देखिए, इवन तो आपको मैं बता दूं एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अगर आप स्पेसिफिक हीट देखेंगे, वाटर का स्पेसिफिक हीट देखेंगे तो क्या होता है वो, ये हो गया 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आप सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, ये तो सीजीएस में ही है, आपको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले आप कैलोरी में कन्वर्ट कीजिए, फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। देख रहे हैं कहानी समझ में आ रहा है क्या? इसको मैंने वही सेम चीजें कन्वर्ट करा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अप्रोक्सीमेटली, हालांकि 4.18 ही होता है, इतना जो हो रहा है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आना चाहिए। सो ये यूनिट कन्वर्जन आपको काफी बार पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, इसमें भी आपको पकड़ आना चाहिए। तो मैंने पहले जो सिस्टम तरीका बताया वो तरीके से आप किसी भी सिस्टम से इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बढ़िया तरीके से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कैसे प्रोसेस आपको देखना है दोनों सिस्टम पे, मतलब दोनों सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका वैल्यू तो सेम रहने वाला है। सो n इंटू यू इज कॉन्स्टेंट, दैट इज n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। उससे आप ये चीज देख लीजिए, डायमेंशंस उसमें पुट करिए एंड देन इसका वैल्यूज पुट कर लीजिए, उस डायमेंशन में इसका क्या वैल्यू रहा होगा उसको चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, डायमेंशनल करेक्टनेस देखना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गया डायमेंशनल करेक्टनेस। सो डायमेंशनल करेक्टनेस को देखेंगे तो इस कंडीशन पे आप देखिए क्या होगा, सेकंड एप्लीकेशन हो गया इसका, है ना, डायमेंशनल करेक्टनेस। करेक्टनेस को देखना है। अब देखिए करेक्टनेस मतलब करेक्ट है कि नहीं, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक इक्वेशन ले लेता हूं, v इक्वल टू यू प्लस एडी, है कि नहीं? हाँ जी सर, ये क्या है सर? हाँ जी, ये समझ में आता है कि इधर का जो रिलेशन होंगे, इधर का जो डायमेंशन होंगे, इस साइड में डायमेंशन वही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इधर का जो डायमेंशन है उस उधर वाले डायमेंशन, मतलब दोनों साइड में आपका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस साइन हो रहा है, तो इन दोनों का डायमेंशन जो है वो क्या होना है, सेम होना चाहिए। इसका एक बॉक्स बनाते हैं, रेस्क्यू बॉक्स बोलते हैं इसको, है ना। चलिए क्या बॉक्स बोलेंगे, रेस्क्यू बॉक्स बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों का मिशन जो है वो रेस्क्यू मिशन है, तो वहां से भी रेस्क्यू कुछ तो रेस्क्यू बॉक्स निकालना पड़ेगा, रेस्क्यू ये निकालेंगे, रेस्क्यू वो निकले, पता नहीं क्या क्या निकालने वाले हैं हम लोग, है कि नहीं। सो जुड़े रहिएगा तभी तो आपको पता चलेगा क्या क्या निकलेगा इधर से। पहले तो फिजिक्स को रेस्क्यू करेंगे, सारे चीज पहले निकाल लेंगे, उसके बाद बोलेंगे ये लो फिजिक्स है। चलो तो रेस्क्यू बॉक्स है ये। तो रेस्क्यू बॉक्स में सबसे पहले अपन समझते हैं कि सेम डायमेंशंस वाले जो है इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। या फिर इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने दो फिजिकल क्वांटिटीज देखा, दोनों एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, आप ये समझ लेना, बात समझ में ना, इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास अगर डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला है तो ये क्या कर सकते हैं आप, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, है कि नहीं, ऐड नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आप डिवाइड कर पाएंगे, इसको डिवाइड कर लीजिएगा इसको। सो डिवाइड करेंगे, ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, खाली मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर दूसरी बात है आपने यहाँ पे डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। क्या हो गया, हैंडराइटिंग बहुत खराब हो गया लगता है। सो ये तो आपने समझ लिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका डायमेंशंस, इसका डायमेंशंस और इसका डायमेंशंस क्या है, सेम। तो ये चेक करना है क्या ये सेम है, अगर दोनों साइड में सेम होगा तो हम इसको बोलेंगे यस डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन सारे डायमेंशनली करेक्ट रिलेशंस जो है जरूरी नहीं है वो फिजिकली करेक्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बताता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं mv का स्क्वायर होता है, लेकिन मैं अगर ऐसे लिख दूं 3mv का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है वो
आपका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बता सकता कि ये करेक्ट नहीं है, लेकिन तुम बता सकते हो। क्यों? तुमको पता है फिजिकल रिलेशन ये नहीं है सर। फिजिकल रिलेशन तो ये वाला है, ये नहीं है, ये वाला है फिजिकल रिलेशन। लेकिन डायमेंशन में यही लिमिटेशन है। डायमेंशन ये जो कांस्टेंट टर्म है उसके बारे में कुछ नहीं बता पाता है। बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बारे में वो बता देगा बढ़िया तरीके से, लेकिन इसके बारे में तो वो नहीं बता पाएगा जी। तो जो भी है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डायमेंशनल करेक्ट है कि नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा था डायमेंशनली करेक्ट रिलेशंस फिजिकली करेक्ट नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है, लेकिन फिजिकली करेक्ट रिलेशंस हमेशा डायमेंशनली करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखिए, यहाँ पे डायमेंशन किसका होगा, ये ml2t माइनस टू, ऑब्वियसली ये आपको काइनेटिक एनर्जी का हो गया। यहाँ पे आप देख लीजिए इसका इक्वल है कि नहीं। चलो इसको अलग से लिख लेते, ये LHS हो गया। बचपन में नहीं करते LHS RHS, वही करते हैं अपन। यहाँ पे हो गया आपके लिए RHS, ठीक है जी। आइए, मास का हो गया m, l का हो गया 2, t का हो गया -2। देखो 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 देखो, इस साइड में और इस साइड में, दोनों ही साइड में डायमेंशन दोनों सेम है, दैट मींस डायमेंशनली करेक्ट है। बट क्या ये फिजिकली करेक्ट है? क्या ये फिजिकली करेक्ट है? नहीं करेक्ट है भाई। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला का एक लिमिटेशन है, वो डायमेंशनल नहीं बता सकता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज सवाल आपको पूछना चाहता हूँ मैं, है कि नहीं? चलिए देखते हैं आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो कर ही लेंगे। एक रिलेशन आपको मैं देता हूँ, एस एनथ आपने पढ़ा होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े जी? काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा nth सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, तो वो वैल्यू आपने देखा होगा, u प्लस a डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस n माइनस 1। ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? इज इट करेक्ट और नॉट? वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए अभी, राइट नाउ वीडियो पॉज कीजिए, नीचे कमेंट करिए करेक्ट है या नहीं, यस और नो। प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, करेक्ट होगा तो यस बोल लीजिए और नहीं होगा तो नो बोल लीजिए, ठीक है जी। आपके हिसाब से क्या होगा नीचे कमेंट जरूर करिए, है कि नहीं? मैं पढ़ूंगा बिल्कुल, है कि नहीं? बाद में एडिट मत कर दियो। चलो ठीक है। एनीवे, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, पावर का देख सकते हैं, एनर्जी का देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बन सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ा था, जैसे हमने रेस्क्यू बॉक्स में पढ़ा था कि सर यहाँ पे क्या होता है कि डायमेंशनल करेक्टनेस देख रहे थे, तो उसमें हमने प्लस एक जो एडिशन हो रहा था वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी, जो डिफरेंट हो गए वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो सकता है कि नहीं? इसमें कुछ रिलेशंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक और बॉक्स भी है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये दिमाग में रखिएगा। ये बॉक्स में क्या होगा, जितना भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, पहली बात तो जितना भी मैथमेटिकल कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सारे मैथमेटिकल कांस्टेंट, सारे मैथमेटिकल कांस्टेंट जो होंगे ये सब के सब डायमेंशनलेस होंगे। ये क्या हो जाएंगे, आपको डीएल हो जाएंगे, डायमेंशनलेस। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, लॉगरिदमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सारे के सारे जो है वो भी डीएल है, डायमेंशनल लेस हो गया ये सारे के सारे। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हो जाएंगे। अब इसको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट, ये अगेन हमारे पास रेस्क्यू बॉक्स है, यार भी है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस रेस्क्यू बॉक्स, लास्ट वाले रेस्क्यू बॉक्स में ये मिस हो गया, यहाँ पे होना है आपको कि इसमें क्या मैथमेटिकल कांस्टेंट हमने देख लिया, ट्रिगोनोमेट्री का हमने देख लिया। दूसरी बात यहाँ पे आपको देखना है, जैसे यहाँ पे करेक्टनेस में मैंने बताया, फिर भी आपको थोड़ा एक बार मैं बता देता हूँ, एलएचएस में जितना भी डायमेंशन होगा आरएचएस में उतना डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है? ये दिमाग में रखना। ये तो हमने करा है इसीलिए वहां पे नहीं लिखा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेसिपी बॉक्स में सारी चीजें निकालना पड़ेगा। तो ये आपके लिए हो गया। एक ऐसा रिलेशन है, सपोज हमने वेव का इक्वेशन पढ़ा है। सर क्या बात कर रहे हो, हम तो छोड़ने वाले हैं। अरे रुको जरा, देखे तो होंगे ना, वही वाला बोल रहे हैं। या फिर अपन एक काम करते हैं, वेव वेव छोड़ देते हैं, एसएचएम का इक्वेशन देखिए, चलिए देखिए इधर देखिए, आई 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 आई, ये हो गया आपके लिए ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है या डिस्टेंस बता रहा है? ये जो है साइन फंक्शन है, ये ओमेगा हो गया आपके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये जो है वो आपके लिए टाइम हो गया, ठीक है? बात समझे? इस चीज को मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अब पहली बात तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अब पहले सोचिए, ऐसा सोचिए कि हम समझ रहे हैं, एक्सेप्ट इट, आप एक्सेप्ट कीजिए हम समझ रहे हैं, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, आपको 2x में समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कहानी क्या बोल रहा हूँ? अगर आप नहीं समझ रहे हैं क्या, कंफ्यूज्ड, आधा समझ में आएगा आपको। तो पहले सोच लीजिए हमें समझ में आ रहा है बोल के, है ना? सोचिए, आगे बढ़िए।
यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका तो पूरा का पूरा गया काम से, ये डायमेंशनल लेस है, वो पूरा डायमेंशन, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जो है वो डायमेंशन लेस हो गया। तो अगर ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया तो y का डायमेंशन एंड a का डायमेंशन ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब y डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो a का डायमेंशन आपको क्या बोलना है, l बोलने वाला है। तो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट ये ओमेगा है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और दे दिया अपन, b दे दिया इसको, ओमेगा की जगह पे अपन b दे दिया, तो उस कंडीशन पे इसको अपन ओमेगा का जो डायमेंशन है उसको निकालने के लिए हम ये चीज देखेंगे कि ये पूरा का पूरा फंक्शंस तो डायमेंशनलेस है, साथ में उसका आर्ग्यूमेंट या फिर इनपुट्स, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एंड इनका इनपुट्स, एंड इनपुट्स आर ऑल्सो डीएल, इसका जो इनपुट्स है वो भी डायमेंशनलेस है। तो अब यहाँ पे इनपुट कौन होगी, ये पूरा का पूरा इनपुट होगा, तो इसका भी डायमेंशन लेस हो गया, तो यहाँ पे 1 बोल सकते हैं। दैट मींस ओमेगा का जो डायमेंशंस होंगे वो हो जाएगा 1/t का डायमेंशंस, एंड t का डायमेंशंस हो गया t-1। कहानी समझ में आ रहा है क्या? तो ओमेगा का डायमेंशंस आपको कभी कभार पूछा जाता है कि क्या होगा, अब बताइए सर। तो ये है, और भी सवाल हम करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। अभी आपके सामने एक दो सवाल है, दोनों सवाल को हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं, अच्छा एक चीज नीचे आप ये भी कमेंट कीजिएगा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, कि सर आप उस मार्कर से लिखिएगा, आप जो जो आप कमेंट करेंगे कि मेरा फेवरेट कलर वो है, वो सारे मैं चीज यहाँ पे करूंगा। लेकिन क्या होता है ना कि भी कभी कभी लड़के लोग कुछ अलग अलग कलर का नाम बोल देते हैं, कभी बोल देगा लेवेंडर्स हो गया, कभी हॉट पिंक हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो मैं चूज करूंगा, तो आप देख लीजिएगा है ना, करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब देख लीजिएगा। चलिए इसका देखते हैं। इसमें आपको क्या बोला कि ये एफ फोर्स है, इसको अपन बोल लेते हैं एफ इज फोर्स, एक्स जो है वो पोजीशन हो गया, टी जो है वो टाइम हो गया। आपको बताना है ए एंड बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है जी, बताते हैं इसको कैसे करेंगे। ये चीज, ये सवाल है आपको ऐसे पूछा जाता है, अक्सर पूछेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, पूछना ही पूछना है सब। सो ये हो गया आपके लिए फोर्स का। सो आप बोल सकते हैं, ये देखिए ये लेफ्ट साइड में है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले दोनों सेम होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों एडिशन पे है। a डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई टी, और साथ में f का वैल्यू भी आप लिखेंगे सेम, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में। तो यहां से बड़ा सिंपल तरीके से आप इन दोनों रिलेशन को एक बार और इन दोनों रिलेशन को एक बार कर लीजिए, आ जाएगा। सो b का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो f डिवाइडेड बाई टी, सो f का वैल्यू m l t माइनस 2, और t नीचे चला जाएगा, सो -1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m l t माइनस टी, ये हो गया आपके लिए b का डायमेंशंस। यहां पे चाहिए ए का डायमेंशंस क्या होगा, ए का डायमेंशंस देखने के लिए अगेन a डिवाइडेड बाई एक्स, ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट अपन देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट अपन दे रहे हैं a डिवाइडेड बाई एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो क्या है, f है, सो m l t माइनस 2। सो सिंपल बातें हैं, a का निकालना है, सो ये हो जाएगा, आपको x उस साइड में लेके चले जाएंगे, l2 t माइनस 2, -2 है ना, हाँ ऐसे लिख लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका कहानी, इसको मिटा के लिख लेते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये हो गया आपके लिए ए का, और ये हो गया आपके लिए बी का। सो आप ये बढ़िया तरीके से समझेंगे तभी तो कहानी बनेगा। चलिए देखिए, ये हो गया आपके लिए बी का है, ये आपका ए का है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आप यहाँ पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पहुंचते हैं, तो एक काम करते हैं, ये कलर लेते, पता नहीं कौन सा कलर है ये। सो ये वाला कलर देख लेना, ओशन ब्लू मत बोलती है इसको, है ना। हाँ। तो इधर वाला और इधर वाला बराबर है, क्यों बराबर है जी, क्योंकि दोनों एडिशन पे है। सो ए एक्स इज इक्वल टू बी बाई सी, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। लेकिन एक चीज और है, ये दोनों भी सबट्रैक्शन में है, इसका मतलब सी का डायमेंशन एंड टी का डायमेंशन सेम है। सो अपन सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सी का डायमेंशन एंड टी का डायमेंशन दोनों सेम है, इसका मतलब सी का डायमेंशन हो जाएगा टी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए एक्स का डायमेंशन, फिर बी डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, वो तो इसका डायमेंशन, यहाँ पे टी लिख देते हैं, और फिर ये वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी किसका, वेलोसिटी का डायमेंशन एम एल टी माइनस 1, ठीक है जी। इसको इक्वेट कर लीजिए, और क्या, एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए का, क्योंकि एक्स जो है वो पोजीशन है, टी इज द टाइम एंड वी इज द वेलोसिटी। देख रहे हैं आप, नाम से समझ में आ रहा होगा। कभी कभी बोल लेता है कि ये इनका जो आप जानते हैं वही वाला है ना, आपको बोल देगा कि v है, ये एक पोजीशन है, ये t है, या फिर बोल देगा ये जो सिंबल्स है अपना सिग्निफाई कर रहे होते हैं। तो जो भी है आप इसको देख लीजिए, a का वैल्यू हो गया इधर से, ये a x है, x x कट जाएगा, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं t-1।
ठीक है जी, ये समझ में आ गया। हाँ जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आ रहा है b का निकालना है। सो b का निकालने के लिए b डिवाइडेड बाई t, और वो आपको देखने को मिल रहा है l t माइनस वन। दैट मीन्स ये हो जाएगा b इज इक्वल टू l t माइनस टू। ये हो गया आपके लिए दूसरा फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, आप समझ में आ रहा है। और करना है क्या, है ना, और करना है। ये रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैन डर वाल्स रिलेशन है, उसको देखते हैं। और जगह पे आपको कहीं ना कहीं दी जाता है v डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v माइनस p r इंटू टी, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया आपके लिए वॉल्यूम, इसको लिख देते हैं वॉल्यूम है। ये हो गया आपके लिए प्रेशर। ठीक है जी, v जो है वो वॉल्यूम है, p इज द प्रेशर, r तो आप जानते हैं गैस कांस्टेंट हो गया, और t इज द टेम्परेचर। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क डालना था बस, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको बताना है a एंड b का, या नेक्स्ट सवालों में ऐसे पूछ रहे कभी a मल्टीप्लाइड बाई b का क्या होगा, कभी a डिवाइडेड बाई b का क्या होगा, कभी b डिवाइडेड बाई a का क्या होगा, जो भी पूछे मीन्स कुल मिला के देखा जाए तो इस सवाल के ऊपर काफी बार सवाल है पूछा गया है। तो अपन इसको देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का डायमेंशन सेम हो गया। क्यों होंगे सर, इन दोनों का डायमेंशन क्यों सेम होगा, क्या मतलब है, क्या रीजन है, क्योंकि दोनों समेशन। तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर होगा। तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फोर्स डिवाइडेड बाई a था। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल का टू। सो ये हो गया आपके लिए प्रेशर का है, ये a का निकालना है, और l का, यहाँ पे वॉल्यूम का क्या होता है, v क्यूब होता है, l क्यूब होता है, और इसको अब लगाएंगे स्क्वायर, दैट मींस l टू द पावर 6। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का पहले इसको काट दीजिए, 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे चलेगा। सो एम एल टी टू द पावर 5 टी माइनस टू। सो ये हो जाएगा आपके लिए किसका, a का डायमेंशन। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे आइए, v का डायमेंशन क्या होगा, v का डायमेंशन एंड b का डायमेंशन दोनों सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सबट्रैक्शन में है। सो ये l क्यूब हो गया, और यहाँ पे आपको b देखा जा सकता है। ठीक है जी, ये आप देख लेंगे। तो आपको अभी मल्टीप्लीकेशन पूछे, डिवीजन पूछे, कुछ भी पूछे, कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए आगे देखते हैं, और भी तो चीजें हैं। नेक्स्ट आप क्या होएगा कि टू डिराइव फिजिकल रिलेशंस, मतलब आप काफी सारे क्वांटिटीज दे देगा, तो उस कंडीशन पे बोलेगा कि इन दोनों के बीच का फिजिकल रिलेशंस क्या होगा। तो सबसे पहले अपन एक सिंपल रिलेशन लेते हैं, उसको हम देखते हैं। आपको सवालों पे बोला गया कि आप सवाल से पहले क्या करेंगे, डायमेंशन इसमें लिख लेते हैं, फिजिकल रिलेशंस टू कन्वर्ट या टू मेक रिलेशन बिटवीन दिस। तो आप बोल सकते हैं रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें सवाल करते हैं, चलिए। अब ऐसे बोल रहे हैं कि x जो है वो एक पोजीशन है, वो डिपेंड करता है आप एक्सीलरेशन के ऊपर। ऐसा बोला कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन एंड टाइम। क्या बोला आपको, एक्सीलरेशन एंड टाइम। बताओ भाई कि इसका क्या रिलेशन होगा, x a एंड t के बीच में क्या रिलेशन होगा, या x प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। ऑप्शंस आपको दे दिया। तो आपको क्या बोला, a इज डायरेक्टली x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ऐसा बोला है। लेकिन इसके पावर में कुछ बोला, डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम यहाँ पे इसको क्या ले लेते, p ले लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपको बोला x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इसका पावर आपको नहीं बोला, तो इसको q ले लेते हैं, है कि नहीं। सो अब ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर p t के पावर q। आपको करना क्या है, दोनों साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, एंड इनका जो डायमेंशंस होगा, जैसे कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का देख रहे हैं, मास का देख रहे हैं, तो मास का जो डायमेंशंस होगा उनको इक्वेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप, इक्वेट कर लीजिए, पावर्स को इक्वेट कर लीजिए, देन आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले अपने पास होगा लेंथ, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, यहाँ पे हो जाएगा p, यहाँ पे होगा t, यहाँ पे q। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। तो इसमें देखेंगे आप, क्या देखेंगे कि l के पावर p हो गया, और t के पावर जो है वो माइनस p प्लस q हो रहा है। ये हो गया आपके लिए डायमेंशंस। बिल्कुल सही बात, हाँ जी। अब देखो इसके डायमेंशंस में यहाँ पे क्या क्या है, L का वैल्यू सिर्फ 1 है, बाकी का सब का डायमेंशंस यहाँ पे 0 है, दैट मींस M का 0 है। हालांकि इस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में दोनों में M है ही नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड में L है, इसके साइड में L के पावर P है, दैट मींस इसका अगर पावर को आप इक्वेट कर देते हैं, सो P का वैल्यू जो है वो आपको 1 मिलेगा, और दूसरा 2P प्लस Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे T है ही नहीं, तो इसका पावर T है, तो इसका मतलब यहाँ पे T आना ही नहीं चाहिए, तो इसका पावर पूरा 0 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं Q का जो वैल्यू है वो 2P है, इसका मतलब आंसर आएगा 2।
सो सिंपल सिंपल बात है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं x का जो रिलेशन आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1 t का पावर 2 आ रहा है। सो a t का स्क्वायर, बिल्कुल सही बोला है, ए टी का स्क्वायर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, ये एक छोटा सा रिलेशन होता है। ये ऐसे पीवाई क्यूज में आपको काफी सारे सवाल पूछा गया है, अब ऐसा नहीं है नया सवाल है, वरना बहुत बार आप कर चुके होंगे या फिर नहीं करे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कैसे करना होता है। ठीक है जी, इसका ये तो एक बेसिक का सवाल था। ये भी ऐसा भी सवाल आपको पीवाई क्यू में भी देखने को मिलेगा, और भी है जो पीवाई क्यू में भी आया हुआ है, अच्छा सवाल भी है, जेई का भी सवाल है ये सब। सो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ आर्ट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट के ऊपर, मास ऑफ अर्थ के ऊपर, और फिर ये रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर आपको बता रहा है कि भाई इस टी का एक्सप्रेशन बताओ क्या होने वाला है। तो सिंपल सिंपल बातें हैं। कभी कभी आपको सवाल बोलता है कि ये इसको आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से चूज करा, बताओ टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो सकता है। इनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज लेना है, तो सेम प्रोसेस वही है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी के पावर ए ले लेते हैं, एम के पावर बी ले लेते हैं, एंड आर के पावर सी ले लेते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा करें, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, है कि नहीं। क्रॉस चेक करना चाहते हैं, आइए। सो F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे एल का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एम का 2 हो जाएगा। तो बात वही है, ये देखिए यहाँ पे सेम चीजें आ रहा है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे देखा ये जी का है। तो हालांकि आप ये याद रख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने यहाँ पे टी का डायमेंशन लिखा, इसमें m माइनस वन लिखा है, L3 t माइनस 2 पावर a m के पावर b, और यहाँ पे r के पावर जो है वो c, r मीन्स वही लेंथ हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथ बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और c है। तो ये लेंथ का सारे अलग से करिए, m का पावर माइनस 1 मतलब माइनस a बोलेंगे, m का पावर प्लस b हो गया, l के पावर 3a है, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस सी हो गया, एंड टी के पावर क्या है, यहाँ पे टी के पावर हो गया ट्वाइस ए, बस वही है और कुछ नहीं। सो यहाँ पे आपका हो गया टी। सो इस सब के डायमेंशनल फॉर्मूले को आप क्या करें, इक्वेट करें। सो टी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे है, सो आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स ट्वाइस इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए का वैल्यू अगर इतना दिया हुआ है, सो ए प्लस बी मतलब माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे मास है ही नहीं। सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा ए इक्वल टू ए, दैट मीन्स अगेन लिखेंगे माइनस हाफ। एंड थर्ड यहाँ पे जो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, थर्ड वन इज क्या, ये टी का देख लिए हमने, इसका देखे हुए, इसका बचा हुआ है यार, है कि नहीं, इसका बचा हुआ है। सो इसका लिखते हैं अपन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लिखिए। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा आपको 3a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, पुट कर लीजिए और क्या। सो c इज इक्वल टू, ए का वैल्यू इतना है, सो माइनस इधर से आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इन सबको कंबाइन कर लीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो t इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g के पावर कितना हो रहा है भाई, माइनस ए माइनस हाफ। फिर आपको यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो रहा है, इसका कहाँ गया, b का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए माइनस हाफ हो रहा है, b किसके ऊपर है, m के ऊपर है, तो ये भी माइनस हाफ हो जाएगा। और r के जो पावर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, इसका मतलब r इज इक्वल टू 3। सो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, इवन ग्रेविटेशन में जाके बोलेंगे अच्छा ये तो केप्लर्स लॉ है ना। फिलहाल यही आपके आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्टली कुछ करते हैं, छोटे छोटे आएगा तो छोटे छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है। थोड़ा टाइम किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा मैथमेटिक्स है ही नहीं ना, तो इसीलिए इसमें आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स एवं ही हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ है सवाल। ये है, यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपके लिए एनर्जी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, ये हो गया, इनको चूज करा गया फंडामेंटल क्वांटिटी। थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बोला था, आपको मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। सो इसको मैं अगर करके दूं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अब लिख सकते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e के पावर a ले लेते हैं, b के पावर b ले लेते हैं, t के पावर c ले लेते हैं। अगेन इसका मास, इसका डायमेंशनल फार्मूला मास हो गया, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आप बोल सकते हैं ml2t माइनस 2, और ये वेलोसिटी का जो हो गया ये -1, यहाँ पे b हो गया, और यहाँ पे t का वैल्यू c है। बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे m का डायमेंशंस जो होंगे, ये क्या लिखे अपन, m का डायमेंशन हो गया a, l का डायमेंशन हो गया 2a, इसका डायमेंशन हो गया प्लस b, और t का जो डायमेंशन होंगे वो -2a
फिर माइनस बी प्लस सी, और ये हो गया आपके लिए m का डायमेंशन। यहाँ पे 1 है, सो a इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सो 2a प्लस बी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे लिखेंगे b का जो वैल्यू होगा वो माइनस a, इसका मतलब आपका हो गया -2, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जाइए, -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो कहानी आपका हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया, सी का वैल्यू हो गया 0। तो आप इसका जो रिलेशन है वो आप निकाल सकते हैं। कैसे रिलेशन हो रहा है ये, इसमें देखिए m का जो डायमेंशन हो गया वो आप लिख लिए e के पावर, तो क्या देखा ये पे, तो a का पावर 1 है, b के पावर आपको क्या दिख रहा है, आपको b के पावर -2, सो -2, एंड t के पावर जो है वो आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। सो दिस इज द आंसर, ये डायरेक्टली पोर्शन आप इसे लिख सकते हैं। सो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चंस, बट ये बहुत ही अच्छा सवाल था, और प्रीवियस सवाल भी अच्छा था उससे पहले, मतलब सारे जितना भी सवाल करा है सब अच्छा ही करा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, आपके लिए अच्छा सवाल है, आप अच्छे लोग हैं, मैं भी अच्छा लोग है, सब अच्छे अच्छे हैं, तो फिर सब कुछ अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका मोटे तौर पे देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल जो पार्ट है डिफिकल्ट वाला, वो थोड़ा सा खत्म हो जाती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होता है, जैसे डिफरेंशियल फंक्शन हो गया या फिर इंटीग्रेशन हो गया, तो उस कैलकुलस वाले पार्ट का बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपने देखा सपोज ऐसे, सो इसके ऊपर ऐसे पार्ट, ठीक है जी, हाँ सर ये तो एक्सीलरेशन का है, लेकिन हाँ वो तो है, लेकिन अपन यहाँ पे देखने चाहते हैं कि ये ऐसे टाइप का जो सवाल होंगे उनको कैसे करते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिए, डी वाला पार्ट हटा दीजिए, क्या कर लीजिए आप, डी वाला पार्ट हटा दीजिए, जो बचा हुआ है वो रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है जी, एक्स बचा हुआ है, एक्स मतलब पोजीशन हो गया, सो ये एल टी माइनस टू, भाई सब टी टू हो जाएगा इधर, सो आप लिख सकते हैं एल टी माइनस टू। दैट मीन्स इसका तो आपने अभी अभी बोला कि एक्सीलरेशन का, देखो ये एक्सीलरेशन का ही तो डायमेंशन आ रहा है। मतलब आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म पे दे सकते हैं, आपको क्या करना है, डी वाला पार्ट हटा देना, मीन्स कैलकुलस वाले पार्ट में डी वाला पार्ट हटा देना है। अगर आप डिफरेंशियल में देखेंगे तो डी पार्ट हटा दीजिए, इंटीग्रेशन में देखेंगे तो इंटीग्रेशन एंड डी को हटा दीजिए। तो लेट अस एक और चीज अपन देखते हैं यहाँ पे, v इंटू टी कैसे लिखते हैं कि नहीं, ये कौन सा होता है आप सब जानते हैं, सर ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपको मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो सिंपल सिंपल बात है, ये डी और ये हटा दो, लेकिन इसको थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, ये हो जाएगा आपको ये डी, और इसको हटा देंगे, इंटीग्रेशन को भी हटा देंगे, डी को हटा देंगे, तो बचेगा v इंटू टी, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये तो एम एल टी माइनस वन, यहाँ पे तो टी हो गया, दैट मीन्स अब यहाँ पे लिख सकते हैं एल है। वाह क्या बात है सर, क्या खूबसूरत चीजें दिखाए सर, बिल्कुल सही बात है, खूबसूरत है ही। तो कुछ एग्जांपल अपन यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये ऐसे टाइप का है, मान लो ये टी डी टी के पावर एन, मतलब एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सो आप क्या कीजिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अब इसको इसमें डाल दीजिए, इसको आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नहीं, इसको रेस्क्यू बॉक्स में डाल दीजिए, इसको आरबी में डालिए, रेस्क्यू बॉक्स ये वाला डालें। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे होते कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप इंटीग्रेट कर रहे होते, सो आप क्या कर लीजिए, इसको आप हटा दीजिए, मीन्स आप यहाँ पे सिंपल सिंपल x इंटू टी बचने वाला है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल वाला हो गया, कैलकुलस वाला पार्ट भी हमने पढ़ लिया है। कुछ भी चीजें दे दे, एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाना चाह रहा था एक्चुअली 7x डिवाइडेड बाई, तो इसका क्या होगा भाई, डायमेंशन फॉर्मूला डी वाला पार्ट ए वही हटा दो, खत्म कर दो इसको, गया सर काम से, तो ये बचा एल टी माइनस 7। गाने समझ में आ रहा है क्या। तो ये था यूनिट डायमेंशन। इसमें डायमेंशन फॉर्मूला का कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है मैंने पहले आपको बता दिया है कि फिजिकल क्वांटिटी में जो रिलेशंस होते हैं उस रिलेशन में जो मैथमेटिकल कांस्टेंट है उसके बारे में वो नहीं बता सकता है, कुछ भी नहीं बता पाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मोर देन यहाँ पे 3 तक हमने देखा हुआ है, या प्लस रिलेशन वाला होगा तो वो नहीं बता सकता। जैसे आपको मैं बता दूं, एक स्लाइड ले लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रिलेशन आप डायमेंशनल फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है ना। अगर ये अकेला होता है एस इक्वल टू ई इंटू टी होता तो वो कर सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाला रिलेशन ही ये बता सकता है। बात हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, हमने थोड़ी देर पहले देखा मैथमेटिकल जो भी हमने बताया हुआ है उसमें, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो ये रिलेशन हमने देखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये रिलेशन देखो ये 3 होंगे, अब ये 3 होंगे तो 3 से ज्यादा होगा तो ये नहीं बता सकता, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये डायमेंशनल क्वांटिटीज का ये क्या है आपका लिमिटेशन है। और भी है, जैसे अपने ये पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आई डोंट नो, बट मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं। Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर t माइनस RC,
ठीक है जी। ये रिलेशन आप कभी डायमेंशनल फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। मींस क्या है कि मैथमेटिकल फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिदमिक फंक्शन है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में आपने लॉगरिदमिक फंक्शन ये सारे हैं तो वो डायमेंशनल क्वांटिटी से आप निकाल नहीं सकते हैं। दीज आर द लिमिटेशन है बच्चों, समझ में आ गया? हाँ जी, ठीक है। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि अभी ये जो लेसन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 4 मार्क्स हासिल कर लिए हैं। क्वेश्चंस आप इसको करना पड़ेगा, पीवाईक्यू करेंगे हम मैराथन क्लासेस में, पीवाईक्यू बहुत सारे करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं मेरा टेलीग्राम चैनल आप जानते हैं, है कि नहीं? टेलीग्राम चैनल तो आप जानते ही है। अगर नहीं जान रहे तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखिए तापादर, ऐसे तापादर्स फिजिक्स, ऐसे स्लैश इसे पे नीचे डालिएगा, इसको फिजिक्स लिखिए और यहाँ पे 2। ये एक्चुअली वर्जन 2 वाला सिचुएशन है, पहले वाला वर्जन खत्म हो गया, अभी नया वर्जन निकल के आया हुआ, आप देख के भी लग रहा होगा, है कि नहीं? सारे सेटअप नया है, तो सब कुछ नया है, आप भी नए होंगे है कि नहीं? 2026 के लिए आप नए होंगे ऑब्वियसली। तो ये टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, जो अभी मैंने पढ़ाया वो उसका मिल जाएगा, आपमें और भी अपडेट्स वगैरह मिलेगा, क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है, डीपी वगैरह मिलेगा। तो बस एक साथ मिलके हम सब कुछ करने वाले हैं। और आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे टेलीग्राम चैनल में आपको ये एक 50 डेज वाला रोड मैप दिखे थे ना, उसमें फेज 1 में पहला डे वाला को टिक लगा दीजिएगा, चेकलिस्ट लगा दीजिए, सो दैट आपको क्या समझ में आएगा कि 4 नंबर हमारा हो गया, जब मैं डाल दिया बस समझ में आया। सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। एंड अगले क्लास में अपन मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास हमारा वही इसी चैप्टर का ही नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसको हम लोग एरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, एरर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे एरर प्रोपागेट होता है, कैसे कैसे होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।